आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रियल नंबर। ये है क्लास 10th का चैप्टर 1। इसमें हम लोग बात करेंगे नंबर्स के बारे में। अब नंबर का नाम आया है तो नंबर को पहले हम समझ लेते हैं कि नंबर में होता क्या है। रियल नंबर बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग बात करेंगे इंटीजर के बारे में, नेचुरल नंबर के बारे में, होल नंबर के बारे में, ठीक है। इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, और इसको छोड़ के और भी बहुत सारा नंबर होता है जैसे कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। एक्चुअली में 10th क्लास में हम लोग को रैशनल और इरेशनल नंबर के बारे में ही बताया जा रहा है। ये कंसेप्ट इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर का मालूम होना चाहिए, बट फिर भी हम इसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं एक बार क्या है ये। अगर इंटीजर का बात करें, इंटीजर उसको बोलते हैं जो नेगेटिव इंफिनिटी से चालू होगा और पॉजिटिव इंफिनिटी तक जाएगा, बट डेसिमल वाला नंबर नहीं होगा। डेसिमल वाला नंबर का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में नहीं होगा। जैसे कि अगर लिखा हुआ 2/3 तो ये इंटीजर नहीं है। क्लियर है। अगर लिखा हुआ सिर्फ 2, हाँ ये इंटीजर हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं बनना, ठीक है चलेगा। मगर ये क्या है, एक पूरी तरह से प्रॉपर नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं है। 3/1 ये फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है। तो फ्रैक्शन में जो रहेगा वो इंटीजर नहीं कहलाता है, वो फ्रैक्शन नंबर हो जाता है, ठीक है। दूसरा आता है इंटीजर, चलो ठीक है समझ में आ गया। नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है 1 से चालू, 1 2 3 4 5 6, सारा नंबर होगा इंफिनिटी तक होगा। पॉइंट वाला नंबर नहीं लेना है और ना ही नेगेटिव नंबर, दोनों नंबर नहीं लेना है। ना तो पॉइंट वाला लेना है ना तो नेगेटिव कुछ भी लेना है। अब नेक्स्ट आता है होल नंबर। होल नंबर में सिर्फ और सिर्फ एक नंबर एक्स्ट्रा, जीरो इंक्लूड हो जाता है, तो ये बन जाता है होल। सेम केस है इसमें भी, ना तो नेगेटिव लेना है ना तो पॉइंट वाला नंबर लेना है। अब बात करते हैं पॉइंट वाला नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर वैसा नंबर होता है जो p/q का फॉर्म में लिखा, और जहां पर q नॉट इक्वल टू 0 उस नंबर को बोलते हैं रैशनल नंबर। जैसे 3/5 ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे q यानी कि जो 5 है वो 0 नहीं है, इसीलिए ये क्या है, रैशनल नंबर है। यहाँ तक कि अगर हम सिर्फ 5 भी लिखे हैं तो ये भी रैशनल नंबर कहलाएगा। क्यों रैशनल नंबर कहलाएगा? क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, और ये p/q का फॉर्म में है। यानी कि जितना भी नंबर होता है वो सारा नंबर क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाता है। अब इर्रेशनल किसको बोलते हैं? तब इर्रेशनल नंबर उसको बोलते हैं जो रूट में, जैसे रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, ये सब नंबर जो है जो कि नन टर्मिनेटिंग। अब ये नन टर्मिनेटिंग वर्ड कहाँ से आ गया? दो टाइप का, टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग, दो टाइप का और नंबर होता है। उसमें टर्मिनेटिंग और नन टर्मिनेटिंग पड़ता है। टर्मिनेटिंग नंबर किसको बोलते हैं पहले वो समझते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट मतलब होगा कि खत्म हो जाना। जैसे जिस जिस नंबर के नीचे में 2 5 ऐसा कोई नंबर आए, 2 5 या फिर 4, ये सब कुछ भी, या 2 और 5 का कोई मल्टीपल अगर आ रहा है, ठीक है, कोई भी मल्टीपल रहेगा या प्रोडक्ट का फॉर्म में रहेगा, वो सारा नंबर क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 5 अगर लिखा हुआ है 10, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। ऊपर में कोई भी नंबर है, नीचे में अगर 2 5 लिखा हुआ है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है, या 2 5 का मल्टीपल, जैसे कि 2 4 8, ये सब नंबर लिखा हुआ तो ये टर्मिनेटिंग है, या तो 5 लिखा रहेगा। नन टर्मिनेटिंग में आ जाता है हम लोग का 6 7 3, ये नंबर नन टर्मिनेटिंग में आता है। यानी कि अगर कोई नंबर जैसे 5/3, चलो एग्जांपल के लिए समझते हैं, 5/3 लिखा है, तो अगर हम इसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं 5, तो क्या होगा, 3 1 जा 3, 2 कैरी, अब ये 2 पॉइंट लगा दिए मान लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 3 18 हो जाएगा, 6 टाइम में करेंगे तो फिर से वापस क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे 2 बचेगा तो वापस 2 को सॉल्व करेंगे तो 1.66666 आते जाएगा। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, नन टर्मिनेटिंग। तो पता चल गया 3 से क्या हो रहा है, नन टर्मिनेटिंग। सेम चीज 3 से भी होगा, 7 से भी होगा, और ये 6 6 क्यों है, 6 होता है 2 इंटू 3, तो 3 आ रहा है ना, तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, नन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग होने के लिए नीचे में 2 5 का फॉर्म होना चाहिए। यानी कि 2 का पावर अगर m और 10 का पावर 5 का पावर n अगर है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर है।
और इसको छोड़ के अगर कोई दूसरा नंबर है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे वही रैशनल और इरेशनल के बारे में बात किया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जो हम लोग का √2 √3 √5 है, ये सब कुछ क्या कहलाएगा हम लोग का, जो कि पी/क्यू का फॉर्म में नहीं है, वो रैशनल नहीं इरेशनल कहलाएगा। यहाँ पे बता दिया गया, क्या बोल रहा है, लिखा गया सच एज √3 √5 सेकेंड we apply the theorem of the explore the exactly the decimal expression of the rational root p/q is terminating, तो क्या लिखा है terminating, and we saw to the non terminating repeating। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी एक वर्ड आ रहा है। अभी हम बताएं टर्मिनेट होना, और एक नॉन टर्मिनेट तो बोले हम लोग, मगर नॉन टर्मिनेट में भी रिपीटिंग होता है और एक होता है नॉन रिपीट। नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग का मतलब क्या है, जैसे अभी आ रहा था 1.666666, ये क्या है, ये रिपीटिंग हो गया। और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होगा, नॉन रिपीटिंग का मतलब हो सकता है 1.673215792134 ऐसा कुछ नंबर है। ये है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। ये है नॉन टर्मिनेटिंग मगर रिपीटिंग है, ठीक है। तो जो रैशनल नंबर होता है वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, दोनों होता है। यानी कि ये वाला नंबर, ये नंबर होता है रैशनल, सॉरी इरैशनल। रैशनल नंबर ये होता है जो कि p/q का फॉर्म में है, मगर ये जो नंबर है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग दोनों है। दोनों नंबर होगा तो उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। इसके पीछे और बार वाला लाइन में हो सकता है लिखा होगा, जैसे ये चाहिए तो थ्योरम पर लिखा है। अभी नहीं बात किया, यहाँ पे छोड़ दिया है यहीं पे। तो हम लोग को एक चीज समझ के रखना है यहाँ पे, दो चीज को, कि रैशनल नंबर क्या है और इरैशनल नंबर क्या है। देखो यहाँ लिखा हुआ वी सी द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q विल कंप्लीटली रिवील द नेचर ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन p/q। मतलब यहाँ पूरा अच्छा से क्लियर नहीं किया है, बट हम लोग को 9th क्लास में बहुत अच्छा से क्लियर करके रखा था, जो कि अभी हम लोग क्लियर करेंगे। क्या क्लियर किए कि अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड पे ध्यान रखना है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वो कहलाता है इरैशनल नंबर। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो रैशनल नंबर का फॉर्म में होता है, जो कि अभी हम दिखाए थे 2/3 वाला जो हम लोग करके देखे थे यहाँ पर, वो ये जैसे 5/3 वाला कंसेप्ट किया था। तो 5/3 वाला में क्या बोला गया था, देखो ये p/q का फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये किस तरह का फॉर्म में आ रहा है, ये इस तरह का फॉर्म में मिला। तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग है मगर रिपीटिंग है, 666 आ रहा है, रिपीटिंग है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, वही चीज जो प्राइम नंबर के बारे में बात करेंगे हम लोग। यहाँ पे हम लोग को पहले सिखा रहा है कि फैक्टराइजेशन, जैसे यहाँ पे क्या इस नंबर का फैक्टराइज किया जा रहा है, तो 2 से हम लोग कैसे जानते हैं, हम लोग तो लिखते हैं इसका ऐसे 3760 रहेगा, इसको 2 से करना है, 2 से करेंगे तो 16380 आएगा, फिर 2 से करेंगे, ये हम लोग जानते हैं, ये हम लोग करते आ रहे हैं। यहाँ पे बॉक्स बना के ये करके दिखा रहा है, कोई टेंशन वाला बात नहीं। ये सब नंबर जो है हम लोग को इस साइड वाला पार्ट में देखने को मिलेगा, जब हम लोग बनाएंगे सॉल्व करके ना, तो उसमें ये चीज नंबर आएगा। वही चीज को एलसीएम लेके यहाँ पे दिखाना चाह रहा है। अब एलसीएम ठीक है भाई, एलसीएम तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें एक वर्ड और आएगा HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF का फुल फॉर्म क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये ध्यान रखना। जैसे यहाँ पे लिख रहा है कि फैक्टराइज्ड 3270760, इसको इतना लंबा चौड़ा लिख दिया है एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ये सारा नंबर प्राइम का फॉर्म में है, ठीक है। बहुत सारा कोई क्या करता है ना, अगर कोई नंबर दिया हुआ है, जैसे कि यही नंबर दिया होता है 32760, तो बोलेगा चल ना इसको 10 से आएगा 3276, मतलब 10 से आएगी, तो ठीक है ये ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये बोलना क्या मतलब क्या है, ये 10 नंबर को नहीं लेना है, 10 प्राइम नहीं, ठीक है। हमको प्राइम नंबर का फॉर्म का बात किया गया, प्राइम, प्राइम का मतलब क्या होगा, 2 3 5 7 11, ये सारा नंबर से आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है, ना कि अपने मन से कुछ। अब इसको लिखने का तरीका जो दिया गया है यहाँ पे कुछ लिखा है, किस टाइप का फॉर्म में लिखा हुआ है, ऊपर में पावर का फॉर्म में लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 का पावर में भी लिखा गया, ये पावर का फॉर्म में लिखा गया, यानी कि यहाँ पर लिखा गया 3, यहाँ लिखा है 2, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर भी 1, इस फॉर्म में इसको लिख के छोड़ दिया। अब क्या बोल रहा है, ये जो थ्योरम है इसको बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक,
जो प्राइम नंबर फैक्टराइजेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं उसको बोलते हैं। यहाँ लिखा है कुछ डेफिनेशन थ्योरम, बोला गया है एवरी कंपोजिट नंबर। अब ये कंपोजिट नंबर कहाँ से आ गया बीच में, कंपोजिट नंबर तो लोग पढ़े नहीं। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर प्रोडक्ट का फॉर्म में लिखा जा रहा है, जैसे 8 लिखा है, 8 को 2 into 4 लिख सकते हैं, ये है कंपोजिट नंबर। हर एक नंबर, प्राइम नंबर का अपना प्राइम नंबर 5, ये प्राइम नंबर, ये कंपोजिट नंबर नहीं कहलाएगा। कंपोजिट नंबर वैसा नंबर जिसको दो पार्ट में तोड़ा जा सकता है या दो से ज्यादा पार्ट में भी तोड़ा जा सकता है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंपोजिट नंबर। जितना पार्ट में हम लोग तोड़ेंगे वो कहलाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि दो ही पार्ट में टूटे, 3 पार्ट भी हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 16 लिखा हुआ, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, ये 4 पार्ट में टूट के आया, 2 into 2 into 2 into 2, ये 4 पार्ट में टूटा है। इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, क्योंकि हमको सिर्फ ध्यान रखना है कि क्या दो नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म में आ रहा है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट का फॉर्म में आ रहा है तो वो कंपोजिट नंबर कहलाएगा। अब यहाँ कुछ लिखा है, पढ़ते हैं। नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड, लिखा है वर्ड फैक्टराइज, मतलब उसको तोड़ सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। हम लोग क्या तोड़ेंगे, प्राइम नंबर का फॉर्म में तोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ 2 2 2 2 में तोड़े, यहाँ पे हमें 2 और 4 लिखे थे, तो यहाँ पे बोला है प्राइम नंबर में होना चाहिए, ऐसे भी 2 2 2 लिख सकते हैं ना, 8 को 2 into 2 into 2 लिख सकते हैं प्राइम का फॉर्म। दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक, अलग अलग नंबर होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम नंबर ऑकर्स। मतलब आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 2 2 या 2 3 4, ऐसा कुछ भी, 4 तो नहीं लिखेंगे, 4 5 नंबर लिखेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यही हम लोग का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इसमें देखें, fundamental theorem of arithmetic says that the every composite number can be factorized as a product of prime। हर एक फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलता है, हर चीज को क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं अलग अलग फॉर्म में, मतलब प्राइम नंबर का फॉर्म में कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज यूनिक, वहाँ पे नंबर जो होगा वो यूनिक होगा। ठीक है, we accept the order as the which the prime occurs, that is given any composite number either one and only way to write the product of the prime, as long we have not particular about the order of the prime occurs. So example we 2 3 5 7 same as 3 5 2, मतलब वही चीजें प्राइम नंबर का फॉर्म में लिख दिया गया है, आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। The prime factorization of the natural number is unique except the order of its factor। ये यूनिक होता है एक्सेप्ट ऑर्डर, ऑर्डर को छोड़ के, मतलब सब कोई जो भी निकालेगा आंसर यही निकलेगा, सबका आंसर यही आएगा जो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा है, मगर ऑर्डर आगे पीछे लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी आंसर लिख देगा, जैसे कि कोई लिख दिया ये आंसर तो कोई लिखा ये आंसर, दोनों का आंसर सही है। नेक्स्ट, अब क्या बोला, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखाया इतना बड़ा लंबा चौड़ा तो निकाल के यहाँ पे लिख, ठीक है, क्या लिख रहा है, we have decided that the order will be ascending the way of the number of the factorized is unique। The fundamental theorem of the arithmetic has been application both within mathematics and other field। ये मैथमेटिक्स में भी काम करता है और अदर फील्ड में भी काम करता है। Let's took an example, एग्जांपल लेके देखते हैं। अब यहाँ एग्जांपल में क्या लिखा है, एग्जांपल में लिखा है कंसीडर द नंबर 4 टू द पावर n। ये 4 टू द पावर n का मतलब क्या है, 4 टू दी पावर n का मतलब है जब हम 4 का वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब n का वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर 4 आएगा। ठीक है, 4 का पावर 2 रखेंगे तो आएगा 16, 4 का पावर 3 रखेंगे तो आएगा कितना, 64। इस तरह से नंबर आते जाएंगे। तो करने क्या बोला, ये बोल रहा है कि हमको ये दिखाना है कि ये नेचुरल नंबर जो है, ये नेचुरल नंबर है। चेक वेदर एनी n which ends with the zero, क्या जीरो से खत्म होगा ये। अब जीरो से खत्म होने का बात आया तो दिमाग में एक चीज चलना चाहिए, जीरो पे कोई नंबर कब खत्म होता है, जब 5 से और 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा तब जीरो पे खत्म होता है, नहीं तो कोई भी नंबर खत्म नहीं होता। यानी कि अगर जैसे लिखा हुआ 100 या फिर 10 लिखा हुआ तो 10 क्या है, 5 into 5 जरूरी है। अगर 20 भी लिखा हुआ है ना तो 20 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 into 2 into 2 होता है, यानी कि बिना 5 का तो जीरो बन ही नहीं सकता। तो जीरो बनने के लिए कंडीशन है कि 5 का पावर n और 2 का पावर n का फॉर्म होना जरूरी है, या फिर यहाँ पर 5 का पावर n और 2 का पावर n लिख सकते हैं। 5 और 2 का होना तो जरूरी है, फिक्स है, 5 और 2 तो होगा ही होगा, मगर अगर दोनों सेम रहा तो ठीक है 100 वाला फॉर्म आएगा। अगर अलग अलग रहा, जैसे यहाँ पे देखो 20 वाला में क्या देखें, 20 वाला में देखें कि 5 था और 2 बार 2 था, तो यहाँ पे 2 कितना बार है, 2 2 टाइम्स है और 5 सिर्फ 1 टाइम्स है,
यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ये है 5 का पावर m और 2 का पावर n, यानी कि m और n का वैल्यू अलग अलग हो सकता है, मगर जरूरी है कि 5 और 2 होना ही चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा था हम लोग का कि 4 का पावर n, क्या कभी भी 4 का पावर n में 5 आएगा? चेक कर लो। 4 है ना, 4 है तो क्या लिखेगा? 2 इंटू 2 ही लिखेगा। यहाँ तो 5 तो कभी नहीं आएगा। जब 5 आएगा ही नहीं तो इसमें कहाँ से 0 आएगा? तो यहाँ पे कुछ लिखा है, वर्ड में लिखा है, देखो क्या लिखा है। इफ द नंबर 4 टू द पावर n ends with 0 would be the divisible by 5, मतलब 5 से डिविजिबल होना चाहिए तभी पॉसिबल है। और that is the prime factorization of 4 to the power n would contain the prime 5, मतलब 5 कंटेन करेगा तभी तो डिविजिबल होगा। कोई नंबर का डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए वो नंबर उसका फैक्टर में आना चाहिए, यानी कि वो मल्टीपल में होना चाहिए नंबर, तभी पॉसिबल। This is not possible because 4 to the power n is equal to 2 to the power 2n. So only prime number in the factorization of 4 to the power n is 2. अब प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है हम लोग को? 2 ही मिल रहा है, 5 तो मिल ही नहीं रहा। तो 5 नहीं मिल रहा तो कहानी खत्म हो गई। बस ये इतना लंबा चौड़ा सिर्फ वर्ड में तुमको लिखना है। समझने का मतलब ये सिर्फ नहीं था कि 5 नहीं आ रहा है, 5 आने के लिए यहाँ पे हम समझा दिए हैं। ये वाला चीज हम लोग को ध्यान में रखना 5 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ लिखा है एलसीएम एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20, 6 और 20 का एलसीएम भी निकालो, एचसीएफ भी निकालो। अब किस मेथड से? फैक्टराइजेशन मेथड। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो हम लोग को फैक्टराइजेशन मेथड वर्ड नहीं देगा, सिर्फ हमसे पूछेगा व्हाट इज द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 एंड 20। तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें फैक्टराइजेशन मेथड लगा देंगे। तो 6 का फैक्टराइजेशन किए यहाँ पे और 20 का फैक्टराइजेशन किए। एलसीएम कैसे लेते हैं? एलसीएम लेने का तरीका, एलसीएम लेने में हम लोग को देखना है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन को चेक कर लेंगे, जो हाईएस्ट कॉमन आ रहा होगा वो हम लोग का आएगा। जैसे 6 में देख रहे हैं 1 2 दिख रहा है, यहाँ पर 1 2 दिख रहा है, तो 1 2 लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मगर एक और 2 है और यहाँ 2 नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है दोनों हाईएस्ट 2 जो आ रहा है वो लिख देंगे। 3 चेक करेंगे, इसमें 3 इसमें नहीं है, 3 भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। 5 5 नहीं है, 5 भी लिख दो। तो ये हम लोग का आ जाएगा एलसीएम। एचसीएफ सिर्फ कॉमन वाला को बोलते हैं, एचसीएफ किसको बोलते हैं? सिर्फ कॉमन वाला को बोलते हैं। जैसे 6 और 20 का एलसीएम सिर्फ 2 आया है, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 ही कॉमन आ रहा है। यहाँ कुछ लिखा है, इसको पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट, सर जो कॉमन रहता है उसमें से एक तो लिखते हैं और बाकी जो रेस्ट रहता है उसको लिखते हैं एलसीएम में ना। कॉमन वाला को एक बार और जो बच रहा है उसको पूरा एक उसको फिर देखिए। और एचसीएफ में जो सिर्फ कॉमन, मतलब अगर 1 भी कॉमन आ रहा है कहीं पे कोई कॉमन तो 1 तो 1 भी आ जाएगा। 1 यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। एचसीएफ के लिए क्या बोला? स्मॉलेस्ट वर्ड पे ध्यान रखना है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा पावर को लेके चलना है जो दोनों में कॉमन हो। मगर लीस्ट वाला जो बात कर रहे हैं हम लोग, इसमें लार्जेस्ट पावर को लेना है और जो इन्वॉल्व करे नहीं करे सबको लेके चलना है, मगर जितना बार है उतना ही बार लेके चलना है, ज्यादा नहीं करना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एलसीएम एचसीएफ के बारे में पता चल गया। अब लिखा है एफ फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। एचसीएफ लिखने का तरीका कैसे लिख रहा है? एचसीएफ ए कॉमा बी, एलसीएम ए कॉमा बी, और ये क्रॉस में लिखा है। अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है कि एलसीएम को, एलसीएम और एचसीएफ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के साथ ये इक्वल होता है। ये थ्योरम, ठीक है। अभी उसको बताएगा थ्योरम को, यहाँ पे लिख के सिर्फ छोड़ दिया है, रिजल्ट देके ऐसे ही छोड़ दिया है, बट ये थ्योरम है, इसको हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एक 3 लिखा है। 3 में क्या बोला है? एचसीएफ 9 ऑफ 96 एंड 404, एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, मतलब जो ऊपर की वही चेक करते हैं। ये देखो प्राइम फैक्टराइजेशन किया दोनों का, एलसीएम के लिए लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे ना फॉर्मूला लगा के दिखा रहा है, एचसीएफ पहले निकाल लिया और फिर दिखा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, ये वाला उठा के अगर इधर लेके जाएंगे हम लोग तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बन जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ बन जाएगा, और इधर हम लोग का ए इंटू बी यानी प्रोडक्ट ऑफ 2, ठीक है। तो ये क्या किया, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगा के हम लोग क्या करेंगे, कम दिमाग यूज करेंगे, ठीक है। इसमें बेकार में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन लिए ही है ऊपर में तो क्यों नहीं यहीं से एलसीएम निकाल दिया जाए, क्या जरूरत है इसको लगाने की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम चीज बोला है, फैक्टराइजेशन मेथड बोला है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 3 नंबर दिया गया है, 3 बार फैक्टराइजेशन, 3 3 बार कॉमन निकाल के चेक कर देना है।
वही हम लोग का आंसर आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, चेक करने नहीं बोला यहाँ पे कि चेक कीजिए, अगर चेक करने बोलता ऐसे तो क्वेश्चन में नहीं बोलेगा चेक करने, बट अगर चेक करने बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम इज इक्वल टू सॉरी प्रोडक्ट ऑफ नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, चेक करना पड़ता। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगी। क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइजेशन कोई दिक्कत नहीं, सब में प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें क्या देखो यहाँ पे बोल दिया एलसीएम का और एचसीएफ का प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ नंबर के साथ इक्वल हो गई, ये प्रूव करना है। तो प्रूव करना है तो हम लोग प्रूव कर देंगे एलसीएम और एचसीएफ के बाद साथ। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके पहले एलसीएम एचसीएफ निकाल लेना, उसके बाद मल्टीप्लाई भी करना। नेक्स्ट थर्ड नंबर का बात करें, प्राइम फैक्टराइजेशन अप्लाई करना, कोई दिक्कत नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन तो बचपन से करते हैं। और यही चीज को घुमा के क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा हुआ, एचसीएफ दिया गया है, एलसीएम पूछ रहा है। तो दो तरीका है, एचसीएफ दिया हुआ एलसीएम पूछ रहा है, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ नंबर डिवाइडेड बाय एलसीएम कर देंगे, सॉरी एचसीएफ कर देंगे, तो हम लोग को मिल जाएगा क्या, एलसीएम मिल जाएगा। ये काम कर सकता है। ठीक है, या फिर हम लोग को मन करेगा तो पूरा बैठ के बना लेंगे दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन और लोग सॉल्व करके निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चेक 6 to the power n end with 0, 6 to the power n end with 0 पूछ रहा है। अब ये कैसे करेंगे, 6 to the power n बोल दिया, इसका मतलब ये तो 2 का पावर n और 3 का पावर n है। ठीक है, 2 का पावर n और 3 का पावर n, 5 का पावर n तो नहीं आ रहा है इसमें। जब 5 का पावर n नहीं आ रहा है तो कैसे होगा, डायरेक्ट इसको लिख दें। अभी जो ऊपर बना रहे थे हम लोग 4 का पावर n, इसी के जैसे कर देते हैं ना, वर्ड में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि 2 का पावर n है, 5 का पावर n नहीं है, यानी कि 5 का प्रोडक्ट या फिर 5 का मल्टीपल यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए क्या बोलते हैं हम लोग इसको कि ये पॉसिबल नहीं है कि 0 से एंड हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करें, कंपोजिट नंबर, जस्ट बताएं कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर कैसे करते हैं, सबसे पहला काम 7, यहाँ इसको साइड में लिखते हैं। अच्छा यहीं पे समझा देते हैं कैसे, 6 का पावर है, फिर से यहाँ पे देखते हैं, अगर लिखा गया है मान लो यहाँ लिखा 6 का पावर है, 6 का पावर है, इसको लिख सकते हैं 2 का पावर है और 3 का पावर है। यहाँ पे 5 नहीं है, 5 नहीं है तो 0 इंड में कैसे आ, कोई चांस नहीं है। 5 नहीं है तो इंड में कैसे, 5 होना चाहिए ना, 2 into 5 रहेगा तभी ना 10 बनता है। कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तो 2 और 5 से ही बनेगा। तो 2 और 5 का काम कर लेंगे हम लोग। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट, अब समझ में आ गया नहीं बोला, इसमें बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। कंपोजिट नंबर क्या है, देखो यहाँ पे ये एक नंबर दिया गया है, यहाँ एक नंबर है और यहाँ एक नंबर है। क्या इन दोनों नंबर को सॉल्व करने से हम लोग का दो नंबर में ब्रेक होगा, एंड लिखा है ना, दिस एंड दिस आर कंपोजिट। पहले पहला वाला नंबर को चेक करो क्या लिखा हुआ है, इसमें 13 कॉमन आ रहा है, तो 13 को कॉमन निकाल दी, 13 कॉमन निकाले तो बचा कितना, 7 into 11 plus 1, ये 13 पहले से ही है, 77 plus 1 यानी 78 हो जाएगा और ये 78 हो जाएगा। इसका मतलब ये प्रोडक्ट का फॉर्म में तो है ही, प्रोडक्ट का फॉर्म में है तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर हो गया। जो भी प्रोडक्ट का फॉर्म में दिखेगा वो सारा कंपोजिट नंबर कहलाता है। क्लियर है। अब इसी चीज को हम लोग देखते हैं सेकंड वाला, सेकंड वाला में भी कुछ कॉमन निकल रहा है, क्या कॉमन निकल रहा है, 5। जब 5 कॉमन निकल गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये भी कंपोजिट नंबर हो गया। सेम प्रोसेस के साथ लिखना है, जैसे अभी हम लिखे हैं उसी के हिसाब से लिख देना है इसको, ये भी क्या है, कंपोजिट नंबर का फॉर्म में है। क्लियर है। नेक्स्ट नहीं करना है, बस कॉमन निकाल देंगे, हो गया। कॉमन निकालेंगे तो अपने आप पता चलता है। 5 कॉमन निकाले तो दो नंबर बाकी ऐसे ही यहाँ लिखा है ना, यहाँ लिख दिए ये वाला। ठीक है, ऐसे ही छोटा नंबर है, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं। 77, हाँ तो वहाँ भी छोटा नंबर है, 5 कर देंगे, कितना बड़ा है। अगर ऑप्शन में रहेगा तो उस हिसाब से बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, ऑप्शन में जैसा रहेगा उस हिसाब से सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7 नंबर। 7 नंबर में क्या बोला था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, इसमें सब में एलसीएम निकालना होता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है एक सर्कुलर पाथ में फील्ड में दौड़ रहा है, 18 मिनट में कंप्लीट कर रही है सोनिया,
1 राउंड और रवि कर रहा है 12 मिनट। तो बोल रहा है बोथ एक साथ स्टार्ट करते हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, बताइए सेम डायरेक्शन चले कितना देर के बाद वो दोनों वापस मिले। मतलब यहाँ से चालू किए कौन, सोनिया, और आके यहाँ पे खत्म सेम टाइम में। कौन चल के, रवि, और फिर वो चल के आया और वापस यहाँ पे खत्म। ठीक है, मतलब यहाँ से चालू हुआ तो दोनों सेम टाइम में चालू किए और दोनों चलना चालू किया, मगर सोनिया थोड़ा स्लो थी और रवि क्या था, थोड़ा फास्ट था। तो जब ऐसा करके खत्म आया तो इन लोग को मीट कब करेगा, जरूरी तो नहीं है कि उसी टाइम पे मीट करेगा। तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। नंबर क्या लिखा हम लोग देख लेते हैं। नंबर है 12 और 18। ये कॉमन कॉमन वाला जब भी आएगा ना, कॉमन वाला जब भी बात करेगा कॉमन में, ये तो फिलहाल हम लोग का अभी कितना 18 और 12 दिया होता है। ये कॉमन वाला था, जैसे कि क्वेश्चन रहेगा क्लॉक का, क्लॉक में रहेगा एक घड़ी 2 बजे चलना चालू कर रही है और 5 मिनट स्लो चल रही है, और दूसरा घड़ी सेम टाइम में सेम चालू कर रही है, वो सही टाइम पे चल रही है। तो बताइए नेक्स्ट टाइम में दोनों का काटा कब सेम मिलेगा। तो ऐसा क्वेश्चन जो भी आएगा ना, सब में एलसीएम ही लेना है। ठीक है, इसका कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम भेज देंगे तो ज्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन के बारे में बात किया है, डायरेक्शन सेम डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन नहीं, इसीलिए जब भी मीट करेगा तो सब एक जगह पे आके क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर। अभी इरेशनल नंबर के बारे में बताइए थे, पी बाई क्यू का फॉर्म में रहेगा, बट ये कैसा होगा, नन रिपीटिंग नन टर्मिनेटिंग नंबर होगा। यहाँ पे खाली सिर्फ लिख दिया है लेट p इज अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव नंबर। मतलब ये बोल रहा है, ऐसे तो हम लोग को ये पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता है, इसको पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख ले रहे हैं एक बार कि लिखा है अगर 25 5 से डिविजिबल है तो अकेला 5 भी 5 से डिविजिबल होगा। ऊपर में स्क्वायर वाला नंबर होना चाहिए और नीचे कोई भी नंबर है अगर उससे कट रहा है तो, जैसे लिखा हुआ 16, 16 2 से डिविजिबल है, तो ऑब्वियसली सब बात है 4 जो आएगा वो भी 2 से डिविजिबल। ठीक है, ऊपर में स्क्वायर नंबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई बोल देगा 18 3 से डिविजिबल है तो 18 का रूट, अब ये 18 किसका स्क्वायर है, तो किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हाँ ये डिविजिबल है, मगर यहाँ क्या बोला है, ये स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए, 18 जो है वो स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, 18 स्क्वायर का फॉर्म में होना चाहिए तभी पॉसिबल। ठीक है, नीचे में इसमें कुछ नहीं है, इसमें खाली बस इरेशनल नंबर प्रूव करना है, उसको वर्ड में लिखा जाता है। ये देखो वर्ड में इतना लंबा चौड़ा लिखा है, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए ऐसे नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जाता। ठीक है,